हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पीसी एक्ट 1988। इस अधिनियम में कुल 31 धाराएं हैं जो 5 अध्यायों में विभक्त हैं। 31 में आप मान के चलिए 21 तक ही मुख्य हैं, 21 के बाद तो मान के चलिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। 2018 में संशोधन भी हो गया इसमें, उसके जोड़ते हुए इस अधिनियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक, संचित नाम और विस्तार हो गया, पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 2 में परिभाषाएं हैं। परिभाषा क्लास में दिया गया है जैसे लोक सेवक है, वही लोक सेवक की परिभाषा मान लीजिए जो आईपीसी की 21 में या सीपीसी के 216 में वर्णित है। कोई लोक सेवक है जो सरकार से वेतन पाता है या कोई लोक कर्तव्य का कार्य करता है, सरकार से कमीशन के रूप में कोई फीस पाता है, तो लोक सेवक ही है। चाहे वो विश्वविद्यालय का कुलपति हो या चाहे डीम्ड विश्वविद्यालय का कुलपति हो, वो भी लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। अब 3 में क्या दिया है? अब विशेष न्यायालय का प्रावधान पुनर्गठन किया जाए। कैसे होगा विशेष न्यायालय? केंद्र सरकार या राज्य सरकार राजपत्र की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम से संबंधित अपराधों के लिए, विशिष्ट क्षेत्रों के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना करने की उसके पास शक्ति है। 3(1) में ही यही वर्णित है कि विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे और जो विचारणा किसका करेंगे, इस अधिनियम के अधीन कोई विचारणीय मामले जो होंगे वो, या इस अधिनियम से संबंधित किसी का दुष्प्रेरण किया जा रहा अपराध का वो। और जो विशेष न्यायालय होगा ना, विशेष न्यायालय की शक्ति किसके पास है, तो समझ में आ गया, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। जो विशेष न्यायालय होगा उसमें जो न्यायाधीश नियुक्त होगा या तो सेशन न्यायाधीश होगा या अपर सेशन न्यायाधीश होगा, उससे कम नहीं होगा। फिर आप यही समझ लीजिए, अपर सेशन न्यायाधीश का जब इसका नियुक्त होगा तो यहाँ कोई मामला चलेगा तो अपील कहाँ होगी, तो उच्च न्यायालय में ही होगी। विशेष न्यायालय के पुनर्गठन की शक्ति हो गई। अब विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले। अब 4 में क्या कहा गया है? विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय मामले। इस अधिनियम की धारा 3(1) से संबंधित कोई अपराध है तो सीआरपीसी में हो या तत्समय किसी विधि के प्रवर्तन अधिनियम के अधीन हो, लेकिन जो विचारणीय मामले होंगे वो विशेष न्यायाधीश द्वारा ही विचारणीय मामले होंगे, जो इस अधिनियम से संबंधित कोई अपराध करता है तो। अब एक क्षेत्र के लिए या विशेष क्षेत्र के लिए एक से अधिक न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार कोई विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है, ये भी पावर है इनके पास। 4 के अंतर्गत ही 4(3) में क्या कह दिया गया है कि इस अधिनियम से संबंधित कोई मामला जो विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है, उससे भिन्न कोई मामला है, कोई अपराध करता है जो सीआरपीसी के तहत विचारण किया जा सकता था, उसका भी विचारण कर सकता है। और विचारण जो होगा ना, इसमें विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय वाले डे बाय डे होंगे, लेकिन पूरा मामला 2 साल के अंदर आपको समाप्त करना है। कारण सहित बताएंगे तो 6 महीने की और वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कारण कितनी बार ही बताएं, 4 साल के अंदर पूरा मामला खत्म करना है, ये कहती है धारा 4। अब 5 क्या कहती है? प्रक्रिया और विशेष न्यायाधीश की शक्ति क्या है? तो जो विशेष न्यायाधीश होगा ना, सीआरपीसी की कोई बात हो या ना हो, कोई अपराधी चाहे गिरफ्तार किया गया हो चाहे ना किया गया हो, बिना अपराधी को गिरफ्तार किए हुए संज्ञान ले लेगा विशेष न्यायाधीश। और विचारण कैसे करेगा? सीआरपीसी में जैसे मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है उसके तहत विचारण होगा। एक बात हो गई। दूसरी क्या बात है? क्षमादान भी कर सकता है विशेष न्यायाधीश, चाहे वो गिरफ्तार किया गया है, चाहे मुख्य अपराधी है, चाहे सह अपराधी है, चाहे दुष्प्रेरक के रूप में है, और न्यायालय को समाधान कर देता है, सत्य बताने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जो 300 सीआरपीसी 308 के 1 से 5 तक के क्लास हैं, वो 307 के अंदर समाहित करके उसे क्षमादान कर देगा। अब 320 के तहत मान लीजिए समनीय मामले हैं, कोई
320 के तहत कोई संघीय मामले हैं, वहाँ पर विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग करेगा और जो सिविल शक्तियाँ हैं वो भी प्रयोग करेगा। इस मामले में कोई संचालन होगा तो लोक अभियोग करेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये शक्ति, प्रक्रिया और विशेष न्यायाधीश की शक्ति हो गई। 5 में 6 में भाई पूरा मामला निपटाओगे तो कैसे निपटाओगे? संक्षिप्त मामले की तरह निपटाओगे आप। जैसे कि CRPC के धारा 262 से 65 तक के मामले हैं, उस तरह निपटा दोगे। और इस अधिनियम के तहत 1 साल का दंडादेश दिया जाना उचित होगा। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें 1 साल से अधिक दंड देने का प्रावधान है, दिया जा सकता है। तो क्या करेगा न्यायालय? तो न्यायालय करेगा क्या? लिखित कारण बताएगा और फिर से साक्ष्य गवाही के बारे में गुजारेगा और फिर दे देगा सजा, जो देना है दे सकता है। लेकिन इस अधिनियम के तहत यदि विशेष न्यायालय ने क्या किया, 1 महीने की सजा दी, 2000 रुपये का जुर्माना दिया, संहिता के 452 के मामले से अतिरिक्त हो, यदि ऐसे सजा दी गई है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, 1 माह की सजा या 2000 रुपये का जुर्माना, और संहिता की धारा 452 के अतिरिक्त कोई बात सजा दी गई है तो क्या किया जाएगा? उसकी कोई अपील नहीं होगी। ये कहती है 6। 7 क्या कहती है? लोक सेवक महोदय घूस लेते हैं, असम्यक लाभ प्राप्त करते हैं, किसी व्यक्ति से खुद प्राप्त करते हैं, किसी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। क्यों? अनुचित कार्यवाही या लोक कर्तव्य का पालन करें, बेईमानी पूर्वक खुद पालन करें, या कुछ ऐसा कार्य जो पूरा ना किया जाए या ना करवाया जाए, उसके लिए लाभ प्राप्त कर रहे हैं। या कोई लोक सेवक क्या कर रहा है? अनुचित कार्यवाही है, बेईमानी पूर्वक कार्य है, खुद कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है कि ना करे, इनाम के लिए करता है, इनाम ग्रहण करता है, या यही कार्य करने के लिए क्या है, अपना या किसी दूसरे लोक सेवक से प्रेरित करता है। सजा 3 साल से कम नहीं होगी, 7 साल तक की हो सकेगी। लोक सेवक महोदय यदि पैसा लेके काम करते हैं कि तुम पैसा लो, तुम्हारी नीलामी में तुम्हारे अलावा कोई बोली नहीं लगने देंगे हम, पैसा लेते हैं तो सजा 3 साल से कम नहीं होगी और 7 साल की हो सकेगी। ये कहती है धारा 7A क्या कहती है? कोई व्यक्ति जो करप्शन द्वारा, भ्रष्ट आचरण द्वारा, अवैध कार्य द्वारा लोक सेवक को प्रेरित करता है या ऐसे समझ लोक सेवक से काम करवाता है, या तो ये कहता है कोई चिंता मत करो, मेरी सारी बात सबसे हो गई है, सेटिंग भी सब कुछ हो गई है, हम काम करवा देंगे, सजा 3 साल से कम नहीं होगी, 7 साल तक हो सकेगी। धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 ये कहती है कि कोई व्यक्ति लोक सेवक को घूस देता है जाके अपना काम करवाने के लिए, या इनाम के रूप में उसे दे रहा है, या अपने काम को प्रेरित करने के लिए दे रहा है कि हमारा काम बेईमानीपूर्ण ढंग से कर दो, और वो आदमी गिरफ्तार हो जाता है। मतलब 8 क्या कह रही है? यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक को घूस दे रहा है अनुचित कार्य करने के लिए या अपना काम करवाने के लिए, इनाम के रूप में कैसे भी कुछ दे रहा है, सजा 7 साल तक की हो सकती है। लेकिन यदि किसी को मजबूर किया गया है कि नहीं तुम्हें काम करना है, तब ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति मजबूर किया गया है वो 7 दिन के अंदर विधि प्रवर्तन अधिकारी को या अन्वेषण अधिकारी को इसकी जानकारी दे देगा कि हमसे ऐसा पैसा मांगा गया था, इसलिए हमने पैसा दिया है, तो वो सजा से बच जाएगा। ये कहती है 8। 9 क्या कहती है? 9 ये कहती है कि यदि कोई कंपनी है या कारोबारी समूह है, काम अनुचित रूप से करता है या करवाता है, लाभ प्राप्त करता है, तो केवल वो अर्थदंड से दंडनीय होगा। ये कहती है धारा 9। लेकिन यदि कंपनी का कोई डायरेक्टर है, उसकी मनोनुकूलता में काम किया जाता है, तो सजा 3 साल से कम नहीं होगी, 7 वर्ष तक की हो सकती है। ये कहती है धारा 10। अब 11 में क्या है? 11 ये है कोई लोक सेवक, तो ऐसे लोक सेवक के
कर्तव्य पालन के दौरान किसी कार्यवाही में या कारोबार से संबंधित व्यक्ति में से प्रतिफल के बिना असम्यक लाभ प्राप्त करता है। प्रतिफल के बिना 11 मतलब लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक के नाते किसी कार्यवाही में या कारोबार से संबंधित व्यक्ति से प्रतिफल के बिना असम्यक लाभ प्राप्त करता है तो 6 माह की सजा हो सकती है। ये कहती है धारा 11। 12 क्या कहती है? यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम से संबंधित अपराध का दुष्प्रेरण करेगा कि ये काम करो, भले वो काम किया जाए और चाहे ना किया जाए, सजा 3 साल से कम नहीं होगी, 7 साल तक की हो सकती है। ये कहती है 12। 13 क्या कहती है? कि लोक सेवकों का लोकाचरण, आपराधिक आचरण या जो भी शब्द प्रयोग हुआ हो, समझ लीजिए इसको क्या है, लोकाचार के आचरण। कोई लोक सेवक 13(1) में सरकार का कोई धन रखा है, उसका दुर्विनियोग कर लेता है। सरकार पे कोई धन रखा हुआ है, मतलब माल खाने में पैसा आया, खुद ही यूज दरोगा जी निकल लिया, उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। 13(1) का है। और खा में क्या है? यदि वह अवैध रूप से अपने आप को साशय समृद्ध बनाता है। अवैध रूप से मतलब इतनी इनकम है, स्रोत नहीं बता पा रहा है, सजा 4 साल से कम नहीं होगी, 10 साल तक हो सकती है। ये 13 कहती है, मतलब लोक सेवक द्वारा औचार 13। लेकिन यही काम जो 13 में है, 15 में दिया, इसका प्रयत्न करता है तो लोक सेवक को सजा 2 साल से कम नहीं होगी और 5 साल तक की हो सकती है। 14 में क्या कहा गया है? 14 में यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है? आभ्यासिक अपराधी है। एक आभ्यासिक अपराधी वही CRPC 110 के वाला कि आभ्यासिक अपराधी है, एक बार सजा आ चुका है, दोबारा बार बार पा रहा है, सजा 5 साल से कम नहीं होगी, 10 साल तक की हो सकती है। ये 14 में बताया गया है। 15 हो गया। 16 में कुछ विशेष मामले हैं, देख लेते हैं। 16 बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। जुर्मानों को नियत करने वाली बातें ध्यान में रखी जाएंगी, वो है। और 17 इम्पोर्टेंट है। अन्वेषण करने वाले के लिए प्राधिकृत व्यक्ति। अन्वेषण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, अब कौन अन्वेषण करेगा? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की स्थिति में पुलिस अधीक्षक। मेट्रो सिटीज़ हैं सहायक आयुक्त, और अन्य में उप पुलिस निरीक्षक। क्या करेगा? JM फर्स्ट के आदेश से इन्वेस्टिगेशन करेगा और गिरफ्तारी बिना वारंट के नहीं करेगा। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के स्थान में पुलिस निरीक्षक ही है ना, पुलिस निरीक्षक है, और मेट्रो सिटी में सहायक पुलिस आयुक्त, और अन्य में उप निरीक्षक, अन्य में देख लेते हैं, उप पुलिस अधीक्षक, डिप्टी SP रैंक के आदमी होगा। लेकिन यदि सरकार ने आदेश दे दिया है तो ऐसा कोई आदेश जो इंस्पेक्टर के नीचे ना हो, वो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इन्वेस्टिगेशन भी कर लेगा और उनके आदेश के बिना गिरफ्तारी भी कर लेगा। लेकिन यदि मामला किसका है? 13(1) खा मतलब साशय समृद्ध करता है, तो इन्वेस्टिगेशन डिप्टी SP नहीं करेंगे बल्कि SP साहब ही करेंगे। ये कही गई है 17 में। 17A में क्या है? अब पूछताछ करनी है, मान लीजिए आप, तो कोई भी पूछताछ निम्नलिखित के पूर्व अनुमोदन के बिना, यदि किसी एक लोक सेवक ने इस अध्याय के तहत अपराध किया है, तब वो आदमी क्या कर रहा है? मतलब यहाँ पर क्या है, यदि लोक सेवक से पूछताछ भी करनी है तो पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है। 17A क्या कहती है? क्या पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता? किसकी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है? यदि वो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहा है तो संघ द्वारा, राज्य सरकार के अधीन काम कर रहा है तो राज्य सरकार, यदि अन्य कोई है तो जो उसे हटाने की शक्ति रखता है उसके पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ लिया है,
तो फिर किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें एक बात और है, लेकिन जो कहा गया है पूर्व अनुमोदन, कितने दिन में दे दोगे भाई पूर्व अनुमोदन? मतलब संघ शासन, मतलब कोई एक आईएएस पकड़ा गया, अब पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है, कितने दिन में दोगे? टाइम लिमिट तो करो। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह वाला एक केस था, एक 3 महीने के अंदर देना है। कोई कारण बता रहे हो तो 1 महीने और, मतलब मैक्सिमम 4 महीने के अंदर आपको इजाज़त देनी है। 18 में क्या कहा गया? बैंक से संबंधित इन्वेस्टिगेशन है तो पुलिस अधीक्षक करेगा। 18A दंड विधि संशोधन अधिनियम 1940 के प्रावधान है, तो ऐसे जान लीजिए जो विशेष न्यायाधीश है जो पूरी डीजे की पावर रखता है, 18A में। 19 में क्या है? अब अभियोजन जब चलाना है तो न्यायालय संज्ञान लेगा तो निम्नलिखित के आज्ञा के बिना संज्ञान भी नहीं लेगा। मतलब अभियोजन चलाना है किसी के खिलाफ और संज्ञान न्यायालय को लेना है तो करना क्या पड़ेगा न्यायालय को? यदि कोई लोक सेवक, मतलब न्यायालय कब, जब अपराध क्या किया है, इस अधिनियम की धारा 7 लोक सेवक ले रहा है, इस अधिनियम की धारा 7 के बाद 7, 11, 13, 15। 7 में क्या था? लोक सेवक घूस मांग रहा है। 11 में क्या है? लोक सेवक या लोक सेवक ऐसे कार्रवाई की परिक्रम में या किसी कारोबार से संबंधित व्यक्ति से प्रतिफल के बिना लाभ प्राप्त करता है, ये 11 था। 13 लोक सेवक द्वारा औचार, वही सासे समृद्ध बनाता है, पैसा रखता है, और 15 उसका प्रयत्न। यदि इससे संबंधित अपराध है, कोई न्यायालय यदि अपराध कैसे किया गया है, धारा इस अधिनियम की धारा 7, 11, 13, 15 के अधीन कोई अपराध किया गया है तो संज्ञान कब तक नहीं लेगा? यदि कोई ऐसा लोक सेवक है जो केंद्र सरकार के नियोजन में काम कर रहा है तो केंद्र सरकार की इजाज़त से, राज्य सरकार के अधीन काम कर रहा है तो राज्य सरकार की इजाज़त से, अन्य है तो जो उसे हटाने की शक्ति रखता है उसकी इजाज़त से करेगा। ठीक। अब कोई पुलिस अधीक्षक है या पुलिस अभिकरण है, उनसे संबंधित मामले से भिन्न कोई मामले हैं तो फिर अलग बात है। लेकिन जब संज्ञान लेगा न्यायालय तो पहली बात तो लोक सेवक क्या करे? लिखित परिवाद फाइल करे। इनके खिलाफ यदि संज्ञान लेना है, किसी को, न्यायालय को संज्ञान लेना है 7, 11, 13, 15 के अधीन, तो क्या करे? लोक सेवक लिखित परिवाद दाखिल करे। ये परिवाद खारिज हो गया है तो विशेष इजाज़त ले, तभी करेगा। और यदि विशेष इजाज़त लेनी है तो जब विशेष इजाज़त लेनी है तो जिस लोक सेवक के खिलाफ अपराध चलाना है तो उसको एक बार मौका भी दे दो, पूछने का मौका दो भाई उसे, तभी चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। इसमें भी वही चीज़ है, इजाज़त 3 महीने, 1 महीने एक्स्ट्रा, 4 महीने के अंदर आपको दे देनी है, कहती है 19। अब 20 में क्या है? धारा उपधारणा है 7 और 11 के अधीन। 7 में क्या है? लोक सेवक असमयक लाभ प्राप्त करता है। 11 में क्या है? लोक सेवक ऐसे लोक सेवक द्वारा किसी कार्यवाही में या कारोबार से संबंधित व्यक्ति से प्रतिफल के बिना लाभ प्राप्त करता है। यह उपधारणा है, ध्यान कर लिए, उपधारणा खंडनीय है। जब तक साबित नहीं हो जाएगा तब तक माना जाएगा कि अभी लोक सेवक निर्दोष है। ये कहती है 20। 21 क्या कहती है? 21 को आप ऐसा समझ लो, CRPC 315 इस अधिनियम के संबंधित कोई अपराधिक व्यक्ति है, अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप में सक्षम साक्षी होगा, अपने विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, अपनी प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा, और उसी अपराध में या उसी अपराध में से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के लिए वो क्या कर सकता है? शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। ये पूरी बिल्कुल वही प्रोसेस है 315 CRPC वाला, शपथ पर साक्ष्य। भाई किसी के विरुद्ध आरोप लगाएंगे तो क्या व्यक्ति अपने विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा? अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों के लिए बचने के लिए क्या करेगा? सक्षम साक्षी होगा और शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। ये धारा 21 में कहा गया है, पूरे 21 का। अब 21 के बाद बड़ा किच्ची बिच्ची टाइप का है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हम जो धाराएं बोले दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं। 22 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपांतरों के अधीन लागू होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें 23 जरूर है। 23 ये कहती है 13(1) का 13 में क्या है? लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार, कि मतलब वही 13(1) का कि सरकार ने माल खाने में पैसा रख रखा है और
मतलब जो माल खाने में पैसा रखा दरोगा जी ने गायब कर दिया। तेरा एक काम है, इस माल खाने में दरोगा जी ने पैसा गायब कर दिया, जिस दिन से पता चल जाए उसके 1 साल के अंदर बाद ले आना होगा। ये 23 में वर्णित है। बाकी 24 निश्चित है, 25 सेना इन्हें संबंधित हो गया। 27 में अपील हम पहले बता चुके हैं, विशेष न्यायालय है और उसका पावर कौन है, विशेष न्यायाधीश कौन हो सकता है, सेशन जज या अपर सेशन जज। तो अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। और नियम बनाने की शक्ति 29 में नियम बनाने की शक्ति है, मतलब क्या, कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और बाकी 2 ऐसे ही है। ये आपका भ्रष्टाचार अधिनियम, 20 मिनट लगे आपको। सबसे अधिक इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, 7, 8 और ये 17, 18, 17A और 19, इन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो 20 मिनट की बात है, 2-3 बार सुन लेंगे आप तो इसे याद हो जाएगा। ये इस चीज़ को आपको समाहित करके बता दिया गया है। कहीं मुख्य परीक्षा में आता है तो कहीं प्रारंभिक परीक्षा में आता है, इसको आप बार बार देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।